तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज डिजीजेस। डिजीज की डेफिनेशन क्या है? सिंपली डिजीज के बारे में एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि जब भी कोई पैथोजन, हमारी पैथोजन ज़रूरी नहीं है, किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है ना, तो उससे हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं विच आर मैनिफेस्टेड बाय सिम्टम्स एंड साइंस, देन द कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, एनी एबनॉर्मल, सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहें इसे तो कैसे डिफाइन करेंगे? एनी एबनॉर्मल चेंज इन द बॉडी, मैंने आपको कहा ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है वो फिजिकल चेंज हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। एनी एबनॉर्मल चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बट ऑब्वियस ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होगी तभी फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। इन द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी दैट इज मैनिफेस्टेड बाय सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम एंड साइन तो सब समझते हैं, सिम्टम अभी मैंने बताई दी आपको, साइन जो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स एंड साइन इज कॉल्ड डिजीज, या अगर ऐसा हो रहा है तो वी कैन कॉल दैट वी हैव डिजीज। क्लियर? ठीक है, एज सच डिजीज की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना ही बोर्ड्स में पूछी जाएगी। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन जरूर पूछते हैं, बट डिजीज का सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, ना ही नीट में इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में से पूछने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी डिजीज की डेफिनेशन हुई। अब आते हैं हम कि एक्चुअली में डिजीज होती क्या है। आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखा है कि जो हमारी हेल्थ है वो नॉर्मली बैलेंस रहेगी, बट वो कब अफेक्ट होगी? जनरल 3 फैक्टर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं स्टार्टिंग में कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल या इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो इनको हम एक बार क्लासीफाई करके सीख लेते हैं कि डिजीज कौन कौन से टाइप की होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं रब कर रही हूँ बिकॉज आई वांट सम स्पेस, तो ये कम रहेगा। ठीक है, ये आपने देख लिया डिजीज क्या होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की बात करते हैं हम डायरेक्टली कि डिजीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है, या वो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये चार्ट आप चाहें तो बच्चों बना लीजिएगा, मतलब चाहे नहीं बना ही लीजिएगा। बच्चे फिर चाहने वाली बात आती है तो बच्चे बनाते ही नहीं हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो बना लीजिएगा ये चार्ट आप। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में 2 तरह के मेजर डिसऑर्डर्स हैं बच्चों। एक तो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर आप लोग जेनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे पढ़े हैं आप लोगों ने, सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आ जाएंगे इसमें आपके, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, प्लस जो आपके सिंड्रोम थे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, है ना। ये इनका सबका कॉज आपको पता है, या तो जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, या जब सेल डिवीज़न हो रहा था, गैमीट्स बन रहे थे, तो उस वक्त पे क्रोमोजोम्स का सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ, एडिशनल क्रोमोजोम चला गया, कम रह गया, इन सब की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की क्या खासियत है बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर हमेशा बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे क्या? और अगर जो चीज़ें बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं उसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करते हैं? यू नो द टर्म कॉन्जेनाइटल, है ना। तो ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉन्जेनाइटल, यस और नो। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ही बच्चे बेबी बॉर्न होगा तो उसके बॉडी में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, तो दे ऑल आर कॉन्जेनाइटल। ठीक है, हाँ, बस ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं, वो जीन में ही डिफेक्ट की वजह से हुए हों। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर ने कोई गलत दवाई ले ली, कोई गलत ड्रग ले लिया, उसके इफेक्ट की वजह से, कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए मदर, ऐसा होना नहीं चाहिए बट बाई चांस मदर इज़ एन अल्कोहलिक, ठीक है, तो अल्कोहल जो उन्होंने एक्सेस में कंज्यूम किया या फिर कोई गलत दवाई ले ली, तो उन चीज़ों की वजह से भी कभी कभार जब जब फीटस फॉर्म हो रहा होता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। वो बॉर्न होता है तो वो उन डिफेक्ट्स के साथ बॉर्न होता है, तो उनको भी आप कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर कहेंगे। बट वो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन या जीन प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुए, वो इन्वायरमेंट की वजह से हैं। ठीक है, बट बाय बर्थ तो हैं ही। ठीक है, क्योंकि नीट में कभी कभार जो टर्म्स होती हैं वो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना कि कौन से फिर अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं आप, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जेनेटिक मीन्स जो जीन में प्रॉब्लम की वजह से हुए हैं, बट ऑब्वियस ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉन्जेनाइटल, बट ऑल कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स आर नॉट जेनेटिक। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ड्रग इंड्यूस्ड भी होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, इसमें आपके एग्जाम्पल्स हो गए कौन कौन से?
जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपने पढ़े हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो जीन म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशंस, कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशंस, ठीक है। या फिर और क्या आएगा बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अलावा, जो आपने क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, सिंड्रोम्स पढ़े हैं ना आपने सारे। क्रोमोजोमल एब्रेशन एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है, क्रोमोजोमल एब्रेशन। इसमें आपके आ गए सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम, एक नाम लिख देती हूँ मैं, बाकी सब तो हैं ही, ठीक है। मैं इनकी डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। डाउन सिंड्रोम तो ध्यान है ना आपको, 21 क्रोमोजोम की ट्राइसोमी से होता है, ठीक है। और जितने भी सिंड्रोम आपने, अगर आपने जेनेटिक्स अभी तक नहीं पढ़ी है तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अभी इसकी डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, क्लियर। देन क्रोमोजोमल एब्रेशंस हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर में। और एक मैंने आपको बताया कि कभी कभार ड्रग इंड्यूस्ड या एनवायरमेंटल भी, ड्रग इंड्यूस्ड लिख देते हैं हम, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे डिसऑर्डर्स को बच्चों कहा जाता है टेराटोजेनिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि टेराटोजेंस कौन होते हैं, वो केमिकल्स जिनकी वजह से, टेराटोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो टेराटोजेंस की वजह से जो डिसऑर्डर हुए वो टेराटोजेनिक, टेराटोजेंस मींस केमिकल्स, ठीक है, जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए बट बाई चांस किसी फीमेल ने ले लिए, ठीक है, ओके। इनको मुझे ये सिर्फ कॉन्जेनाइटल में बच्चों आएगा, तो आई थिंक चलो ठीक है, यहाँ पर हम इसको ना ऐसे स्टार करके लिख देते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स दैट इज टेराटोजेनिक डिसऑर्डर्स आर आल्सो कॉन्जेनाइटल, वरना फिर आप ये सोचेंगे कि ये भी जेनेटिक का कैटेगरी हुआ। अब ठीक है, क्लियर, चलिए। देन अब आते हैं जो इस चैप्टर में हमें मेनली डिस्कस करना है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, एक्वायर्ड डिसऑर्डर। एक्वायर्ड मीन्स जो आपने अपने आफ्टर बर्थ अलग अलग पैथोजेंस के कांटेक्ट में क्योंकि हम आते हैं तो उनकी वजह से जब हमें डिसऑर्डर हो जाते हैं तो दैट इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर। बट क्या बच्चों एक्वायर्ड डिसऑर्डर हमेशा पैथोजन की वजह से ही होगा क्या? अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पर्सन है तो कौन सा पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर किया जिसकी वजह से उसे डायबिटीज हुई? सोचो, क्यों उसका शुगर लेवल चेंज हो रहा है, इंसुलिन में क्या प्रॉब्लम, इंसुलिन जो आप बोलते हैं हार्मोन की कमी है बॉडी में, तो किसी पैथोजन ने अटैक किया क्या उस पर? नहीं ना। हाइपरटेंशन क्यों हुआ? क्यों बीपी हमेशा हाई रहता है? खूब सारी तेल की चीज़ें खाई हैं लाइफ टाइम, ओबेसिटी रही, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहा, वर्कआउट ज़्यादा नहीं किया, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं किया, तब हुआ ना हाइपरटेंशन। या किसी पैथोजन ने जाकर भाई हार्ट में डैमेज कर दिया तो हाइपरटेंशन हो गया? नहीं ना। तो इसका मतलब एक्वायर्ड डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है हमेशा पैथोजन से ही हो। एक्वायर्ड डिसऑर्डर बहुत बार हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं, जो हम गलत लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, या एज बढ़ने के साथ साथ आपको पता है बॉडी में बहुत सारे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। या फिर और बताइए, उसके अलावा डीजनरेटिव एलर्जीज क्या हैं? एलर्जी ना लाइफस्टाइल की वजह से है, ना कोई इन्फेक्शन है, ना डीजनरेटिव है, ये हमारे बॉडी का कुछ मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्सएग्रीगेटेड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तब हमें एलर्जी हुई, है ना। तो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स को समझने के लिए इसको फिर से अपन कैटेगराइज कर लेते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स के दो पार्ट्स कर लेते हैं। एक लिखते हैं हम कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेबल में आपके आ जाएंगे सारे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, और इन्फेक्शन वर्ड जहां पे हमने सुन लिया दैट मीन्स पैथोजेंस, ठीक है। और दूसरे हम रख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं उनकी क्या खासियत है? वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते, ठीक है। अब कम्युनिकेबल में मैंने आपको क्या बताया? कम्युनिकेबल में आप किसको रखेंगे बच्चों? जो सिंपली पैथोजेंस वाले डिसऑर्डर्स हैं। कम्युनिकेबल दे ऑलवेज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब वो पैथोजेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके बेस पर कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं, यहीं इसी टेबल में कर लेते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ये डिसऑर्डर्स बच्चों बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, या वायरल, सबसे कॉमन बैक्टीरिया और वायरस तो सब बच्चे जानते ही हैं। इसके अलावा फंगल डिसऑर्डर्स भी तो होते हैं, फंजाई से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। फंजाई किंगडम अलग है ना, फंजाई को आप बैक्टीरिया या वायरस के साथ थोड़ी ना रखेंगे, ठीक है।
उसके अलावा और हेलमिंथिक होते हैं क्या? हेलमिंथीज पढ़ा था आप लोगों ने अपने एनिमल किंगडम में, प्लेटीहेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, कितने सारे पैथोजेंस और वेक्टर के नाम पढ़ाए होंगे मैम ने आपको, जब भी आपने मैम सर जिससे भी वो चैप्टर पढ़ा होगा। हेलमिंथिक है ना, हेलमिंथीज में जैसे प्लेटीहेलमिंथीज का कोई एग्जांपल सोचिए फटाफट अपने माइंड में, मेरे को तो बताना ही है अल्टीमेटली। यस, प्लेटीहेलमिंथीज में टीनिया है ना, और लिवर फ्लूक और बहुत सारे पैथोजेंस थे उसमें। बताओ चलो एस्के हेलमिंथीज में एस्कैरिस, एस्कैरियासिस जिससे हुआ, फिलेरियल वॉर्म जिससे फिलेरियासिस होता है, ठीक है। तो ये सब जो वॉर्म्स हैं ये हेलमिंथीज हैं अलग से, ना बैक्टीरिया ना वायरस ना फंगल, तो इनकी एक अलग कैटेगरी हो गई हेलमिंथिक या वॉर्म कॉज, मतलब ठीक है वॉर्म्स इनको कहते हैं सिंपली, आप हेलमिंथिक वर्ड याद रख लीजिए। एंड देन एक और कैटेगरी होती है, एक और एजेंट्स हैं जो जो डिजीज करते हैं, वो कौन है? प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ को मुझे अलग रखना पड़ेगा ना, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, ना ये एनिमल है ना फंजाई है ना मोनेरा किंगडम है। प्रोटोजोअन अगेन माइक्रोब है, सिंगल सेल्ड होते हैं, बट बैक्टीरिया से क्यों अलग है? बेसिक्स हैं तो बच्चों आपके, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और प्रोटोजोआ क्या है? यूकैरियोट है, तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। अब चलो फटाफट से मुझे बता दो 11th में कौन कौन से प्रोटोजोन्स पढ़े थे आपने जो डिजीज करते हैं? हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, थोड़े बहुत प्रोटोजोन्स। हाँ यस, प्रोटोजोन्स में आपके आ गए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन तो आपने पढ़ा एंट अमीबा, जिससे अमीबाइसिस होता है। अमीबा भी एक प्रोटोजोन है, बट वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपनी लाइफ आराम से पानी में सर्वाइव करता है, हमें नहीं करता, हमें तो एंट अमीबा से प्रॉब्लम है। या जीआईडिया पढ़ा था आप लोगों ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, लीशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा, कितने सारे पैथोजेंस पढ़े थे। यस, तो उन सबसे डिजीज होती है। और प्लाज्मोडियम भाई आपका सबसे कॉमन मलेरिया, वो किससे हो रहा है? प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम कौन है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, तो वो कौन से टाइप की डिजीज हुई? प्रोटोजोअन। ये समझना क्यों जरूरी है बच्चों? आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जब इस पेपर में इस चैप्टर के, तो आप लोग देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन डिजीज। हर ऑप्शन में 3-3, 4-4 डिजीज के नाम होंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से प्रोटोजोअन डिजीज का सही ग्रुप कौन सा है। अब उस वक्त अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा दिमाग में कि भाई प्रोटोजोअन क्या है, हेलमिंथिक क्या है, तो आप सब कुछ मिक्सअप कर देंगे। फिलेरियासिस वाले ऑप्शन को प्रोटोजोअन में चूज करके आ जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? फिलेरियासिस तो हेलमिंथिक डिजीज हुई ना, ठीक है, डोंट वरी, हम इन सब के एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, दैट इज इन सेपरेट टेबल। ये चैप्टर है ही इसके बारे में, इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर डिजीज के 2-2, 3-3 डिटेल, मतलब हर कैटेगरी के 2-2, 3-3 डिजीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है, क्लियर? पांचों ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी समझ में आ गई, पैथोजेंस, ठीक है। इसके अलावा कोई है क्या जो हमें डिजीज करता है? बता दो हो तो। हाँ अच्छा, प्रायंस भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। प्रायंस जो हैं वो भी बट ऑब्वियस डिजीज करते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वायरॉइड प्रायंस, ठीक है। वो हमने यहाँ पर मेन नहीं लिया क्योंकि वो उन पर बहुत कम रिसर्च हुई है, बहुत कम डिजीजेज हैं जो उनसे होती है, बट गुड, अगर आपके दिमाग में ये भी चीज़ क्लिक कर रही है तो इट्स गुड, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं फिर, ठीक है, क्लियर। उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, चाहे तो अदर्स में लिख सकते हैं प्रायंस एंड वायरॉइड, बट उन्हें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। प्लांट से तो कोई डिजीज नहीं हो रही ना हमको, ठीक है। नाउ नॉन कम्युनिकेबल पे आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजन से नहीं होती है कभी भी, इसके कुछ और कॉजेज हैं, तो कॉजेज के बेस पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं बच्चों, बताइए। कॉजेज के बेस पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है हमको, चलिए इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे हमने इसको क्लासीफाई किया है, एक एक एग्जाम्पल लिखते जाएंगे हम साथ में, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले सबसे कॉमन हो गए हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कौन से आ गए बच्चों? अभी बताए थे मैंने 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को, एक डायबिटीज, एक हाइपरटेंशन, है ना। अगर आप इन डिजीज से बचना चाहते हैं ना, इन दोनों से जो सबसे कॉमन डिजीज हैं, तो आज से ही वर्कआउट करना शुरू कर देना, ठीक है। मोबाइल में ऑनलाइन स्टडीज आप जो कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना है, बाहर निकलने से मना किया है मम्मी पापा ने, बट घर के छत पर जाकर थोड़ी सी एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो वो करना स्टार्ट कर देना, वरना जल्दी ही इनसे आमना सामना हो जाएगा, ओके। देन सेकेंड, लाइफस्टाइल के अलावा मैंने क्या बताया, जो एज बढ़ने के साथ साथ होता है, हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, तो एज बढ़ने के साथ साथ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स भी हमें हो जाते हैं। जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, पढ़ा है आप लोगों ने 11th में, ठीक है। तो ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, आर्थरो यानी जॉइंट्स, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है,
तो दैट इज सिंपली आर्थराइटिस। और भी कई सारे हैं, जैसे न्यूरॉन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, एज बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कम हो जाती है, एल्जीमर्स डिजीज आपने सुना हो, ठीक है, बट मैं अभी सारे यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके अलावा और बताइए, आप लोगों ने वैसे हर डिजीज के बारे में जब आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था तो आप उसके एंड में डिसऑर्डर्स डिस्कस करते थे ना, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पढ़ रखा है, तो आपको आइडिया है कि कौन सी डिजीज को किस कैटेगरी में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, देन लाइफस्टाइल हो गया, डीजनरेटिव हो गया, एलर्जिक, ठीक है, एलर्जीज जितनी भी हैं, स्किन एलर्जी है या कोई भी किसी डस्ट से एलर्जी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी है, वो सब भी नॉन कम्युनिकेबल है। एलर्जी का भी, अगर एलर्जी में कंटिन्यूसली एक पर्सन खांस रहा है, उसको सफोकेशन हो रहा है, तो क्या दूसरे पर्सन को भी हो जाएगी क्या वो एलर्जी? नेवर, है ना। कई बच्चे ना एलर्जी में सोचते हैं कि यार एलर्जी में कफिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा खांसता है पर्सन, तो हमें भी हो जाएगी उससे वो प्रॉब्लम। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इतने गड़बड़ कॉन्सेप्ट नहीं करने हैं। एलर्जी कैसे आपको होगी उससे, जब वो, अगर इन्फेक्शियस डिजीज में कोई खांस रहा है, निमोनिया है, उसको कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, तब तो समझ आता है कि उसके ड्रॉपलेट्स में जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और यू विल गेट द इन्फेक्शन। बट एलर्जी में क्या है, वो क्यों खांस रहा है? क्योंकि जब वो किसी एलर्जन से एक्सपोज हुआ, डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, तो उसके इम्यून सिस्टम ने बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाना शुरू कर दिया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करा, है ना। तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी क्योंकि म्यूकस पूरी विंड पाइप को भर दिया म्यूकस ने, ठीक है, और उसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और उसको कफिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ। तो वो कभी भी इन्फेक्शियस नहीं होता है बच्चों, एलर्जी इज नेवर इन्फेक्शियस, ठीक है, इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, ठीक है, क्लियर। और बताइए और क्या हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल में? कैंसर, कैंसर को तो अलग से कैटेगराइज कर लें हम, ठीक है, एड्स को मत रख देना इसके साथ, एड्स तो क्लियरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, वायरल डिजीज में आती है, ठीक है। तो कैंसर हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए आपके, डीजनरेटिव, हाँ, डेफिशिएंसी डिजीजेस भी तो इसी में आएंगी, होती है ना डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स, अलग अलग चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ रखी है आपने सारी, जब आपने 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो विटामिन के बारे में पढ़ाया होगा आपको। विटामिन ए डेफिशिएंसी से ज़ेरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन सी से स्कर्वी, कहा ना मैंने, देयर इज नो एंड ऑफ दिस चैप्टर, इतनी सारी डिजीजेज हैं। आप यूँ समझ लीजिए इस चैप्टर को पढ़ते वक्त अगर आप ढंग से चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं ना तो पूरी बायोलॉजी आपकी रिवाइज हो जाएगी। देखो, रिप्रोडक्टिव चैप्टर में से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आ गई, जेनेटिक में से जेनेटिक डिसऑर्डर आ गए, 11th की फिजियोलॉजी में हर सिस्टम की कोई ना कोई डिजीज है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं आप, बस आप अपनी नॉलेज को एनालिटिकल वे में सोचते, अप्लाई करते जाइए, ठीक है, बहुत फायदा देता है ये चैप्टर। और एमसीक्यू जरूर करिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप साथ साथ में नहीं करेंगे ना, सिर्फ थ्योरी की तरह इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे तो नॉलेज तो खूब गेन कर लेंगे आप, बट उसको अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो इफ यू आर सिंसियरली डूइंग द प्रिपरेशन फॉर नीट एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यू, देन कोई भी फायदा नहीं है आपके नीट की तैयारी करने का, ठीक है। अगर अभी तक आपने ऐसा ये गलती की है बच्चों तो कोई बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं और इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो गया, इसमें सारी विटामिन डेफिशिएंसी आ जाएंगी आपकी, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसीज आ जाएंगी इसमें, ओके। हार्मोन्स के कमी या ज़्यादा से भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी सब आप इसमें रख सकते हैं। वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस जनरली बच्चों लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस में ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज़, इंसुलिन, थायराइड की जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है, सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, बट चाहें तो अलग से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, क्लियर। तो समझ गए आप लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स क्या हुए, जो किसी भी पैथोजन के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, तो वो कभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होंगे, ठीक है। दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्लियर। होप आपको शॉर्ट में समझ में आया होगा कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और उन्हें कैसे याद रखा जाएगा, नीट में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ये चार्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे इसके लिए बताया क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, वैसे ही जैसे इसमें से आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, और उसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे। आर्थराइटिस लिखा हुआ है, अगर आपको पता ही नहीं है आर्थराइटिस क्या है तो आप सही ऑप्शन टेक नहीं कर पाएंगे। तो बायो में टर्म्स का मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एलर्जी लिखा हुआ है,
और आप उस टाइम सोच गए कि यार एलर्जी में तो खांसी होती है, तो खांसी वाला का मतलब तो खांसी का मतलब तो ये हुआ कि वो हमें भी हो जाएगी उससे, तो एलर्जी तो इन्फेक्शियस हुआ और आपने उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एलर्जी क्या है? एलर्जी तो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। इसलिए चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट बनाना और फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर? आ गया क्या समझ में? इस चार्ट को अगेन आप अपने नोट्स में बना लीजिए। एनसीईआरटी में चार्ट फॉर्म में ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी 11th-12th में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में हर बात लिखी है, तभी तो बोलते हैं एनसीईआरटी इज अ मिस्टीरियस बुक। उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने ये? मतलब इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। अगेन इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े हम। तो हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे। हेल्थ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आप सब लोगों को पता होगा। हमारे घर में आप लोगों ने एक फ्रेज़ भी सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। और इस बात को वही समझ सकता है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। जब हम बीमार हो जाते हैं तभी हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अदरवाइज जब हम आराम से बिल्कुल हेल्दी होते हैं तब हमें कोई फिक्र नहीं होती कि अगर हम बीमार, कि हम वो सारी चीज़ें फॉलो करें कि कहीं हम बीमार ना हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी तो आप अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे। वरना अगर रोज़ रोज़ बीमार होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन हाउ विल यू फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से भी कोरिलेट करते रहिएगा। और जो जो चीज़ें आपको पता चलती हैं, जहाँ तक हो सके, जैसे कि हमने पढ़ा था हाइजीन, बैलेंस डाइट, योगा, एक्सरसाइज, उन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड भी करना है। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में। ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था इसका, उसमें जो एक पार्ट था कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। इस चैप्टर में मेनली आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में ही डिटेल दे रखी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मैंने आपको बताया था लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, कैंसर है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको, उसमें से सिर्फ कैंसर आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, बाकी चीज़ें इस चैप्टर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो लेट्स फोकस ऑन दिस मेन टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, चलिए तो कम्युनिकेबल का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो डिजीजेज हमें पैथोजन से होती हैं, नॉर्मली वही डिजीज इन्फेक्शियस होती हैं, क्योंकि पैथोजन्स किसी भी अलग अलग तरीके से हम सब में एंटर करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं उसका क्लासिफिकेशन भी हमने किया था अकॉर्डिंग टू पैथोजन्स, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिक एंड प्रोटोजोअन। ठीक है, उसका चार्ट बनाने से पहले एक बार मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कुछ कॉमन ट्रांसमिशन एजेंट्स। ठीक है, जो डिजीज़ के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमिशन एजेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जिससे जब भी मैं आपको डिजीज़ पढ़ाऊंगी तो मैं जस्ट उसमें नाम बता दूंगी कि ये डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है। ठीक है, तो एक बार हम ट्रांसमिशन मीडियम्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसमिशन मोड्स। वो कौन कौन से मोड्स हैं जिनके थ्रू डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मोड है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप लोगों ने सुना है, जैसे कि चिकन पॉक्स सबसे कॉमन डिजीज ले लीजिए, हर किसी को बचपन में होता ही है। ठीक है, और एक बार होने के बाद कहते हैं उसके लिए इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, वो हम इम्यूनिटी वाले टॉपिक में समझेंगे। बाकी चिकन पॉक्स जब किसी को घर में हो जाता है, किसी बच्चे को, तो आपने देखा है कि मम्मी उसको आइसोलेट कर देती है रूम में, उसको या जो भी घर पे हैं कि उसको उसके पास मत जाओ आप थोड़े दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स छूने से उसको आप टच करेंगे तो उसके बॉडी पर जो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो गए हैं, अगर आप उन्हें टच करेंगे तो उनमें जो वायरस है, चिकन पॉक्स इज अ वायरल डिजीज, तो उनमें जो वायरस है वो आपके बॉडी पर आएगा और वो आपको भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो डिजीज स्प्रेड होती है, इसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब वो टच से फैल सकती हैं। ठीक है, या फिर जो आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ी है बच्चों in the reproductive health में you have gone through with the sexually transmitted disease which is spread via copulation, है ना, क्योंकि उनके पैथोजेंस जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। बहुत सारी डिजीज आपने पढ़ी हैं, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ड्स या क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, कई सारी डिजीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में, इसीलिए मैं एसटीडीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद देम इन दैट चैप्टर। ठीक है,
तो बट एसटीडीज को भी आप किस कैटेगरी में रखेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो कौन कौन सी डिजीज हुई? जो पर्सन को डायरेक्ट टच करने से या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से स्प्रेड होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में इसीलिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट से जो डिजीज फैलती हैं बच्चों, उनके लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंटेजियस डिजीज। इस वर्ड में कभी कभार बच्चे जब नीट में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेजियस डिजीज, तो कंटेजियस को ज्यादातर स्टूडेंट्स कम्युनिकेबल ही समझ लेते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए ऑप्शन में अगर दे रखा है अमीबिक डिसेंट्री, तो अमीबिक डिसेंट्री चलो वो थोड़ा टिपिकल एग्जांपल हो गया, मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज है टाइफॉइड, ठीक है, तो टाइफॉइड इज द कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि टाइफॉइड फूड एंड वाटर से स्प्रेड हो रहा है, बट टाइफॉइड कंटेजियस नहीं है। जिसको टाइफॉइड हुआ आप उसको छुएंगे तो आपको टाइफॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कंटेजियस में सिर्फ उन्हीं को रखेंगे जो टच से या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन मोड जो है ट्रांसमिशन का, दैट इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना। बहुत सारी डिजीजेस आप लोगों ने सुन रखी हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड मीन्स जिस फूड में कोई पैथोजन या वाटर सोर्स में कोई पैथोजन एंटर कर गया और अगर उसे हमने कंज्यूम किया तो हमारी बॉडी में वो डिजीज हो जाएगी। बट ऑब्वियस फूड एंड वाटर कहाँ जाते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT जिसको आप बोलते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा? उसमें जो भी पैथोजेंस हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे और इंटेस्टाइन में जाकर अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसी डिजीजेस कहलाती हैं फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। कंटामिनेटेड वर्ड भी लिख सकते हैं या इस तरह का नीट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। उसमें ऑप्शंस में ग्रुप भी हो सकते हैं डिजीजेस के। अभी किसमें कौन सी डिजीज आएगी वो मैं आपको डिजीज पढ़ाते वक्त बताते जाऊंगी, अभी थोड़ा बहुत मैं उसके साथ साथ में आपको बताते जा रही हूँ। तो जो भी जनरली इसमें कौन सी डिजीज रख रहे हैं हम बच्चों, जो हमारी इंटेस्टाइनल डिजीजेस जितनी भी आप डिस्कस करेंगे, जितनी भी तो नहीं कहेंगे, कुछ डिजीज वॉर्म्स वगैरह से भी होती हैं, हाँ ठीक है, वॉर्म्स भी हमारी बॉडी में, जैसे टीनिया अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो टीनिया किसके थ्रू जाता है? मीट के थ्रू। मीट अगर इन्फेक्टेड हो पॉर्क या बीफ जो है, तो वो भी एक तरह का कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ही हुआ, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल डिजीज जो है वो आपके इसमें आती है। यहाँ पर एक चीज और हम नोट करेंगे कि जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है ना, उसी में एक और इससे मिलता जुलता, आप समझ लीजिए, इससे मिलता जुलता एक और ट्रांसमिशन मोड होता है बच्चों, विच इज कॉल्ड फीकल ओरल ट्रांसमिशन, फीकल ओरल रूट या फीकल ओरल ट्रांसमिशन, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। फीकल ओरल रूट क्या हुआ, इसको आप समझिएगा ढंग से। वैसे तो मोर और लेस इट इज सेम टू द फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, बस थोड़ा सा फर्क क्या है इसमें कि फीकल ओरल रूट का मतलब हुआ कि अगर कोई डिजीज जो कि पेशेंट के इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो उसके जो पैथोजेंस हैं वो फीकल मैटर में जाएंगे, और फीकल मैटर अगर पेशेंट का कहीं पर भी अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं है, जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत ही अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है गाँवों वगैरह में। अब तो खैर ठीक है, गवर्नमेंट ने हर जगह शौचालय बना दिए हैं, बट फिर भी बहुत सारी जगहों पर टॉयलेट्स प्रॉपरली नहीं हैं, तो लोग ओपनली डिफिकेट करते हैं, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद एनी इंटेस्टाइनल डिजीज, तो उसके फीकल मैटर में वो पैथोजन होगा, और फीकल मैटर में जो पैथोजन है वो अब हमारे ओरल रूट में कैसे एंटर करेगा? सपोज उस फीकल मैटर पे हाउस फ्लाइज बैठी हैं और वो हाउस फ्लाई घूमते घामते, हम खाना खा रहे हैं और खाना साफ जगह पर नहीं खा रहे, या हमारा फूड रखा हुआ है ढका हुआ नहीं है, और वो हाउस फ्लाई पेशेंट के फीकल मैटर पे घूम के आई हैं और अब हमारे फूड पे बैठ गई हैं, तो क्या होगा? हाउस फ्लाई के बॉडी पर वो पैथोजन चिपक गया है, आउटसाइड, उसके बॉडी के अंदर नहीं गया, उसके बॉडी पे चिपक गया है और वो हमारे फूड पर आ गया, ठीक है। और जब हमने उस फूड को कंज्यूम किया तो वो पैथोजन हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई ने क्या किया? हाउस फ्लाई ने उस पैथोजन को फीकल मैटर से हमारे ओरल रूट तक पहुंचाया, ठीक है। तो फीकल ओरल रूट का जो ट्रांसमिशन है उसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है? इट इज बाय हाउस फ्लाई, या फिर हाउस फ्लाई के अलावा इनएडिकेट सैनिटेशन। इनएडिकेट सैनिटेशन मीन्स कि अगर हम प्रॉपरली सैनिटाइज, आप समझते हैं ना, सफाई रखना, तो अगर प्रॉपर सफाई नहीं रखी जाती है, अनहाइजीनिक होगा, डिफिकेशन ओपन प्लेसेस पर होगा, तब भी वो भी इसमें इन्वॉल्व है, या फिर इनएडिकेट हैंड वॉशिंग, इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग,
ठीक है, कि अगर मान लीजिए जो टॉयलेट हैबिट्स है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं किया किसी ने, और उन्हीं जो हैंड वॉश मतलब कोई पेशेंट है उसने हैंड वॉश प्रॉपरली नहीं किया और उन्हीं हाथों से फूड कुक किया, तो क्या होगा, वो फूड में पैथोजन आ जाएगा और दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो दैट इज कॉल्ड फीकल ओरल रूट। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों अलग से, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस तरह से तो नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड का किसी ना किसी डिजीज में जिक्र है। ठीक है, तो फिर अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, तो आपको पता होना चाहिए कि फीको ओरल रूट क्या है। अभी मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगी तब आप कोरिलेट कर लीजिएगा। अगर मैं बोलती हूँ इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर, जैसे हम पढ़ेंगे अमीबाइसिस में, तो यू हैव टू कोरिलेट कि अच्छा इसका मतलब फीकल ओरल रूट से अमीबाइसिस फैल सकता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको कहा जितनी भी फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, इंटेस्टाइनल डिजीज है, मोस्टली उनका फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, क्लियर। देन या फिर मान लीजिए सीवर लाइन का पानी वाटर जो पीने का पानी है उसके साथ मिक्स हो गया, सीवर लाइन का पानी बाई चांस उसमें चला गया, तो भी ये ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फिर आता है फीकल ओरल रूट के बाद बच्चों एयर बॉर्न डिजीजेस, है ना, एयर बॉर्न डिजीजेस, ये ट्रांसमिशन बाय एयर। तो ये क्या होती हैं एयर बॉर्न डिजीज, ये तो आप सबको पता है, यू ऑल आर गोइंग थ्रू द कोविड पैंडेमिक, है ना, तो कोरोना वायरस एयर के थ्रू। अच्छा चलो यहाँ पर इसको समझाने से पहले मैं एक और वर्ड साथ में लिख देती हूँ। एक और चीज़ है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगेन मोर और लेस ये दोनों सेम हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो छोटा सा एक डिफरेंस है वो क्या है इसमें कि एयरबॉर्न डिजीज का मतलब जो एयर के थ्रू फैल रहा है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब जब कोई पर्सन रेस्पिरेटरी इलनेस, एयरबॉर्न डिजीज में कौन सी बीमारियां आएंगी भाई, एयर के थ्रू कोई पैथोजन जा रहा है तो सबसे पहले हमारे लंग्स में जा रहा है, तो उसका टारगेट ऑर्गन कहीं ना कहीं लंग्स तो है ही। तो याद रखिएगा, जस्ट याद रखने का तरीका है कि जैसे इंटेस्टाइनल डिजीज और फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, वैसे ही मोस्टली जो हमारी रेस्पिरेटरी इलनेस हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस में निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, आपके सारे फ्लू हो गए, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, है ना, ये सब का ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स या एयर के थ्रू होता है। क्या फर्क है दोनों में, छोटा सा फर्क है कि जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जब पेशेंट कफिंग या स्नीजिंग करेगा तो उसके जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे या कफिंग में जो म्यूकस ड्रॉपलेट्स बाहर होंगे उनमें पैथोजन होंगे, और वही ड्रॉपलेट्स जब कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो उसके बॉडी में चले जाएंगे, है ना। तो जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हैं वो सब एयरबॉर्न में ही आएंगे। बट इन दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है कि बच्चों जो ड्रॉपलेट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा दूर तक एयर में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तभी होगा जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में होंगे, जैसे कोरोना के लिए, कोविड के लिए बोला जा रहा है कि भाई आपको इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो एयर में एरोसॉल में प्रेजेंट नहीं होता। एयरबॉर्न डिजीज का मतलब जो किसमें प्रेजेंट हो, पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन एरोसॉल, और एरोसॉल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एरोसॉल ड्रॉपलेट तो एक वाटर ड्रॉप है ना जिसके अंदर वो क्या है वाटर या म्यूकस, एरोसॉल मतलब एयर में डायरेक्टली, तो ये थोड़ा सा ड्राई होता है एरोसॉल। ठीक है, और जो एरोसॉल में जो पैथोजेंस होते हैं वो थोड़े लॉन्गर टाइम तक एक्टिवेट रहते हैं, लॉन्गर टाइम, ठीक है, और काफी दूरी तक, डिस्टेंट प्लेसेस तक वो मूव कर सकते हैं, तो दूर तक भी वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, बट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस में जो पैथोजन है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, इट इज प्रेजेंट इन ड्रॉपलेट ओनली, और ड्रॉपलेट एयर में दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती है। ड्रॉपलेट को अगर एयर में है थोड़े से ही मिनट्स में या आवर्स में वो खत्म हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, तो पैथोजन उसमें नहीं रह पाएगा, या फिर उसको कोई सरफेस चाहिए। ड्रॉपलेट अगर सरफेस पर होगी तब पैथोजन उसमें सर्वाइव कर पाएगा, एयर में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएगा और ना ही दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रैवल होगा, क्लियर, और ये बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगा, शॉर्ट टाइम होगा, एयर में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन एंड लेस ट्रैवल। ठीक है, बट अगेन अगर नीट में, तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा डिटेल बताया है इसका, बट अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में जनरली आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में सिंपली आपसे ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या मान लीजिए निमोनिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज, तो ऑप्शन में वो आपको दोनों नहीं देंगे, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, यू हैव टू चूज ड्रॉपलेट। जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना वो सब एयरबॉर्न में तो आते हैं, ऑल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर एयरबॉर्न डिजीज। ठीक है, क्लियर।
तो टीबी देख लीजिए आप, निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, ये सब पेशेंट के ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं. सो दे ऑल आर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. जो भी आपके कोर्स में जो भी जनरली है ना, जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, क्लियर. देन आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट जो मोड आता है, लास्ट मोड, दैट इज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड कई सारी डिजीज आपके बुक में दी हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं. ठीक है, इस पे आप स्टार बना दीजिएगा. वेक्टर बॉर्न डिजीज. ठीक है, वेक्टर्स कौन होते हैं वो मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ कि कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट, इंसेक्ट भी एनिमल में ही आते हैं. ठीक है, तो अगर उनके बॉडी में कोई पैथोजन है और उनके बाइट से या उनके जैसे भाई आपने हाउस फ्लाई को देखा एज अ मैकेनिकल कैरियर, तो जो कि मतलब आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना कि मैकेनिकल कैरियर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो पैथोजन है वो वेक्टर के अंदर हो, इनसाइड द वेक्टर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हाउस फ्लाई अपनी बॉडी पर उसे जस्ट कैरी कर रही है, तो इट एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर. अभी जैसे डॉग हमें काटता है, हमें रेबीज होता है, तो डॉग बाइट से जब हुआ तो डॉग यहाँ पे मैकेनिकल कैरियर नहीं हुआ, वेक्टर हुआ, कैरियर हुआ, बट मैकेनिकल वर्ड आप उसके लिए यूज नहीं करेंगे. ठीक है, समझ गए, मैकेनिकल कैरियर आप कब यूज करेंगे वर्ड. ठीक है, तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हुई है ना, वेक्टर बॉर्न डिजीज में कई सारे वेक्टर्स हुए. इसको अगर हम अलग अलग पार्ट्स में लिखें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज में एक हो गया आपका एनिमल बाइट. एनिमल बाइट में या तो डॉग बाइट कॉमनली है ना, कभी कभार कैट्स भी बाइट करती हैं, उनसे भी डिजीजेज हो जाती हैं. ठीक है, और मंकीज वगैरह कई सारे अलग अलग हैं, आपको सब तो नहीं पढ़ने. मोस्टली तो आप डॉग बाइट से रिलेटेड रेबीज के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था डिजीजेस का कोई एंड नहीं है, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं. ठीक है, एंड देन आर्थ्रोपोड वेक्टर्स. आर्थ्रोपोडा आप पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, यू ऑल नो. आर्थ्रोपोड सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है. ठीक है, तो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स में कौन कौन आ सकता है. सबसे कॉमन मॉस्किटोज. हम बहुत सारे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. या फिर मॉस्किटोज के अलावा फ्लाइज, हाउस फ्लाई अभी अभी आपने देखा, हाउस फ्लाई. ठीक है, या फिर रेड फ्ली. जब आप प्लेग पढ़ेंगे तो प्लेग में आप पढ़ेंगे रेड फ्ली किस तरह से प्लेग को, अब तो खैर प्लेग बहुत कंट्रोल्ड है, इसके केसेस बहुत टाइम तक नहीं दिखे. अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में ज़रूर आया था कि कुछ केसेस देखने को मिले, अदरवाइज 1860s में या 90s में यूरोप में ये बहुत बड़ा इसने एपिडेमिक कॉज किया था. यूरोप में बहुत सारी पॉपुलेशन प्लेग की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, तो रेड फ्ली उसका वेक्टर है. ओके, तो मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, इवन लाइस जो बालों में जू पड़ जाती है ना, ह्यूमन लाउस या लाइस, ठीक है, वो भी कभी कभार कुछ डिजीजेस को कैरी करती है, बट उसका भी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है. तो हम अननेसेसरी वो चीज़ें, मैंने आपको क्या कहा कि पहले जो प्रीवियस एग्जाम्स नीट के पेपर या AIPMT के नाम से जब नीट होता था, ठीक है, 2010 या 2005 से पहले की बात करें, 2006-07 तक ले लीजिए, तो तब तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती थी आउट ऑफ एनसीईआरटी. बट अब NTA ने और या फिर थोड़े टाइम से NCERT को इसका मेन स्टैंडर्ड बुक बना रखा है. तो जो बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स हैं वो अब बहुत मिनिमाइज कर दी गई हैं. इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन NCERT. जिसको अपने IQ पर इतना बिलीफ है कि हमें तो सब कुछ याद रह जाता है, आप हमें कुछ भी पढ़ा दो, वो तो सब चीज़ें आराम से याद रखिए. बट जिनको लगता है कि नहीं यार हम कम चीज़ों को मेमोराइज कर पाते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द things which are given in NCERT, then only you have to learn the additional information. तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी डिजीजेस के बारे में, तो मैं जो NCERT वाली डिजीजेस हैं उन पर हम लिख देंगे स्पेशली NCERT, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि ये डिजीज तो हमें प्रिपेयर करनी ही करनी है. ठीक है, क्लियर. तो ये आपके हुए बच्चों मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कि किन किन मोड से डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं. ठीक है, अब इन सब में क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे वो हम अभी जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे तब उसमें देखते जाएंगे. ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज में मैंने आपको बताया मोस्टली इसमें आ जाएंगी आपकी सारी, इन दोनों में रेस्पिरेटरी इलनेस. ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस. क्लियर. चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से. दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो आपको ध्यान रखने हैं. ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द 1 by 1 कम्युनिकेबल डिजीज. पहले हम उनके टेबल्स बनाएंगे, बैक्टीरिया जो 5 कैटेगरीज हमें पढ़नी है जो हमने लास्ट टाइम चार्ट में बनाया था, एंड देन वी विल डिस्कस ईच डिजीज.